नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इज़राइल और ईरान के बीच जो ये तनाव अचानक भड़का है, पिछले कुछ ही दिनों में मतलब हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है उसमें देखिए फौजी हमले हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, दुनिया भर से क्या रिएक्शन आ रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी इंसानी नुकसान, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस सारी जानकारी को देखें, समझें कि हुआ क्या है असल में, दोनों तरफ की क्या सोच रही होगी। क्या रणनीति थी? हाँ, क्या रणनीति थी और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी कि ये हुआ वो हुआ। हम कोशिश करेंगे कि कहानी समझें। सही। तो शुरुआत हुई 13 जून से। इज़राइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। हम्म। सुनने में आया है कि निशाना सीधे ईरान के परमाणु ठिकाने थे, नातांज, इस्फहान, तेहरान। हाँ, और सिर्फ ठिकाने नहीं, ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, आईआरजीसी। अच्छा, आईआरजीसी। हाँ, उनके बड़े कमांडर जैसे मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अली शादमानी, ये भी निशाने पर थे। तो ये तो बहुत बड़ा कदम था इज़राइल का। बहुत बड़ा। और देखिए, जो बात सामने आ रही है वो ये कि तरीका सिर्फ हवाई हमला नहीं था, मतलब काफी मल्टी लेयर्ड था। अच्छा, जैसे, उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किए, साइबर अटैक किए। और ये दिलचस्प है, ईरान के अंदर ही मोसाद की मदद से चलाए जा रहे ड्रोन बेस का इस्तेमाल हुआ। ईरान के अंदर? हाँ, सोचिए, साइबर हमलों से शायद एयर डिफेंस को ठीक उसी वक्त जाम कर दिया गया हो जब ड्रोन हमले हो रहे थे। वाह, मतलब गजब का तालमेल। हाँ, तालमेल जबरदस्त लगता है। मकसद साफ था, ईरान कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही उसकी ताकत कमजोर कर दो। ये तो वाकई एक सोची समझी गहरी रणनीति लगती है। लेकिन ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी फौरन जवाब दिया। 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। कहाँ पर? इजरायली शहरों पर। हाइफा और बेशवा का नाम आ रहा। और एक खबर काफी चिंताजनक थी। बेरशेबा में एक अस्पताल पर भी हमला हुआ। हाँ, ये बात सामने आई है और इसमें आम लोगों की जानें गईं। ये चीज मामले को और गंभीर बना देती है। बिल्कुल, मानवीय पहलू बहुत बड़ा है इसमें। और ये यही नहीं रुका। ईरान ने इसके बाद कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है, अल उदीद, हाँ, अलुदीद। उस पर भी मिसाइल दागी, अमेरिकी फौजों को निशाना बनाया। अच्छा, तो ये तो सीधे अमेरिका को खींचना हुआ ना? हाँ, ये एक तरह से सीधी चुनौती थी, या शायद अपनी ताकत दिखाने का तरीका। लेकिन इससे संघर्ष का दायरा अचानक बहुत बढ़ गया। और फिर अमेरिका का क्या रिएक्शन रहा? अमेरिका भी फिर एक्शन में आया। 22 जून को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स, B-2 स्पिरिट, वो स्टेल्थ बॉम्बर। हाँ वही, और उन्होंने ईरान के खास परमाणु ठिकानों पर नातांज, फोर्डो, इस्फहान बंकर बस्टर बम गिराए। बंकर बस्टर मतलब वो जो जमीन के अंदर घुसकर। बिल्कुल, जो बहुत गहरे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। अमेरिका का इस तरह सीधे शामिल होना दिखाता है कि मामला कितना ज्यादा गंभीर हो चुका था। और ईरान ने फिर जवाब दिया होगा। हाँ, फिर से कतर में अमेरिकी बेस पर दोबारा मिसाइलें दागी। अब आप सोचिए पूरे मिडिल ईस्ट में क्या माहौल बन गया होगा। डर का माहौल, बिल्कुल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने फौरन अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया। तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया। दुनिया को लगा कि कहीं ये एक बड़ा युद्ध ना बन जाए। इन सब फौजी चालों के बीच जो आम लोग हैं, उनकी क्या हालत है? खबरें क्या कह रही हैं? आंकड़े बहुत दुखद हैं। ईरान में 700 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं और इनमें काफी आम नागरिक शामिल हैं। 700 से ज्यादा? और इजराइल में? इजराइल में भी करीब 24 जाने गई हैं। इसके अलावा अस्पताल, बिजली घर, पानी की सप्लाई, ये सब जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन पर भी असर पड़ा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो जिंदगियां हैं और इससे जुड़े मानवीय और कानूनी सवाल भी बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल। और एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति की कोशिशें भी हो रही हैं। अच्छा, कौन कर रहा है कोशिश? यूरोप के देश। खबरें हैं कि जिनेवा और इस्तांबुल में सीज फायर यानी जंग रोकने के लिए बातचीत करवाने की कोशिश चल रही है। लेकिन क्या इसका कोई असर दिख रहा है? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक दिलचस्प बात यह है कि इन हमलों के दौरान भी ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियां रोकने से इनकार कर दिया है? मतलब एक तरफ हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। हाँ, जानकारी तो यही कहती है। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस और IAEA जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, हाँ, IAEA, वो काफी चिंतित हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, खासकर बूशार जैसे प्लांट पर अगर हमला हुआ तो न्यूक्लियर खतरा फैल सकता है, रेडियो एक्टिव लीक का डर। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो अब आगे क्या, अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, माहौल अभी भी तनाव भरा है, अनिश्चितता है। इजराइल का कहना है कि वो अपनी कार्रवाई जरूरत के हिसाब से जारी रखेगा। मतलब वो रुके नहीं है? ऐसा लगता तो नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर दबाव और बढ़ा तो वो और कड़े कदम उठाएगा। और अमेरिका?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया, एक विंडो दी है। अच्छा, बातचीत के लिए। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि फौजी कार्रवाई का विकल्प अभी खत्म नहीं हुआ है, टेबल पर है अभी भी। तो मतलब एक तरह से तलवार लटकी हुई है। बिल्कुल, अनिश्चितता बनी हुई है और ये काफी खतरनाक है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो पिछले कुछ ही दिनों में इजराइल ईरान का ये टकराव बहुत तेजी से बहुत खतरनाक मोड़ ले चुका है। हाँ, हमने नई तरह की जंग देखी, साइबर, ड्रोन, मिसाइलें, प्रॉक्सी बेस। आम लोगों का भारी नुकसान हुआ है, जो सबसे दुखद है। बिल्कुल, और शांति की कोशिशें फिलहाल तो बहुत मजबूत नहीं दिख रही। ये मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर है और शायद दुनिया के पावर बैलेंस पर भी। सही कहा। और हमारे सुनने वालों के लिए शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या कूटनीति, क्या डिप्लोमेसी इस बढ़ते फौजी तनाव पर काबू पा सकेगी, या फिर हम इस क्षेत्र में एक और बड़े लंबे चलने वाले संघर्ष की दहलीज पर खड़े हैं।